कोरोना के कर्मवीर कार्यक्रम में आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स से जुड़ने जा रहे हैं जो कार्टूनिस्ट, कवि, कॉमेडियन और एक्टिंग करने में माहिर तो हैं ही। कोरोना महामारी में वो इस वक्त लोगों को जागरूक करने का भी काम कर रहे हैं। कार्टूनिस्ट हरिओम तिवारी ने कार्टून के जरिए लोगों के बीच बहुत से मैसेज दिए हैं। इतना ही नहीं, इस बीच सरकार की तरफ से लिए गए सभी फैसलों पर उन्होंने कार्टून के जरिए अपनी राय जनता के बीच साझा की। हरिओम तिवारी बॉलीवुड के लिए भी काम कर चुके हैं। उन्होंने वेब सीरीज पंचायत, रंगबाज फिर से, जॉनी लीवर के साथ फिल्म सिंह साब द ग्रेट, अरशद वारसी और भूमि पेडनेकर के साथ फिल्म दुर्गावती में भी काम किया। तो आइए बिना किसी देर के सीधा उनसे मुखातिब होने के लिए हम चलते हैं, लेकिन सबसे पहले उनकी एक्टिंग की एक झलक भी आपको दिखाते हैं। और इस वक्त हमसे जुड़ गए एक मजदूर भाई। आइए बात करते हैं। मजदूर जी, नाराज क्यों हो रहे हैं? कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं साहब, ऐश चल रहे हैं। 4 दिन से खाना नहीं खाया, 3 दिन से सोए नहीं है, बच्चा भूखा मर रहा है, बार बार दूध मांग रहा है, उसकी तबीयत बिगड़ी जा रही है, उसकी माँ है ना बेहोश हो रही है, और पुलिस वाले ऊपर से डंडे फटकार रहे हैं साहब। तो एक ट्रक वाला मिल गया था, जो कुछ पैसे बचे थे 500 रुपये, वो भी उसने ले लिए यहाँ तक पहुँचाने के लिए। अब गाँव का रास्ता भटक गए, किधर जाएँ साहब? बताओ, आप ही बताओ। आप वहाँ AC में बैठे बैठे ना गर्रा रहे हो साहब हैं। 2 किलोमीटर पैदल चलो, अभी एंकरिंग भूल जाओगे। मीडिया मजदूर। मजदूर जी, मोदी जी ने अब आत्मनिर्भर अभियान चला दिया है। अब हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। हम तो आत्मनिर्भर ही हैं साहब, अपने खुद के पैरों से चल के है ना, बम्बई से आ रहे हैं यहाँ, अपने गांव जा रहे हैं, अपना खाना पीना है ना खुद ही बनाते। उनका कहने का मतलब है कि अब हमें खुद का सामान बनाना चाहिए, खुद का सामान ही उपयोग में लाना चाहिए, खुद की फैक्ट्री खोलना चाहिए। हाँ साहब, पहले मटका बनाते थे, लेकिन आप लोगों ने फ्रिज का पानी शुरू कर दिया, हमारा धंधा बंद हो गया। और बम्बई से नंगे पैर चले आ रहे हैं साहब। गाँव जाके है ना जूतों चप्पलों की फैक्ट्री खोलूँगा। फैक्ट्री? इतने सारे जूते चप्पलों का क्या करेंगे आप? अरे साहब, देश में चुनाव होते रहते हैं, डिमांड आती रहती है, नेताओं पर फेंकने के काम आते हैं ना। आपका फ्यूचर प्लान क्या है? घंटा है साहब। मैं समझा नहीं। गाँव जा रहे हैं, हम मंदिर में बैठ के घंटा बजाएंगे साहब। नहीं नहीं, चिंता छोड़िए। मोदी जी ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान कर दिया है। अब आप माला माल हो जाएंगे। आओ साहब, जिंदा बच गए तो ले लेंगे, और नहीं बचे तो अगले जन्म में ना विदेश में मजदूरी करने जाएंगे साहब। वहाँ से हवाई जहाज में बैठ के आएँ, कम से कम टाइम पे गाँव तो पहुँच जाएंगे। पैकेज नहीं छोड़ेंगे साहब। हाँ, जाहिर है ये एक व्यंग्यात्मक तौर पर हम देखें तो इस वक्त मजदूरों की जो स्थिति है वो वाकई बेहद मजबूर हैं, और वही मजदूरों की मजबूरी को इस एक छोटे से वीडियो के माध्यम से हरिओम तिवारी जी ने बताने की कोशिश की। तो चलिए बिना किसी देर के हम सीधा रुख करते हैं। हमारे साथ खुद कार्टूनिस्ट, कवि और एक्टर हरिओम तिवारी जी लाइव जुड़ गए हैं। हरिओम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी भी लाइव जुड़ गए हैं। हरिओम जी की मैं प्रतिक्रिया लूं उसके पहले शरद जी आपसे मैं ये जरूर पहले समझना चाहूंगा, पहले तो आपकी संक्षिप्त टिप्पणी और फिर इस चर्चा को आप आगे बढ़ाएं कि हम कई बार कहते हैं कि शब्द जो होते हैं कई बार कम पड़ जाते हैं। एक तस्वीर जो बहुत कुछ बात कह जाती है, 1000 शब्दों की जो बात एक तस्वीर कह जाती है, लेकिन वो तस्वीर अगर कार्टून के माध्यम से बनाई गई हो तो काफी ऊंची बता देती है। और हरिओम तिवारी जी तो काफी कलाओं के धनी है। देखिए, इनके भीतर वाकई इतनी प्रतिभा कूट कूट कर भरी हुई है, जिसका एक तो उदाहरण आपने अभी देखा। और एक कार्टूनिस्ट जो है वो मैं समझता हूँ कि वो इस देश का सबसे बेहतरीन एक संरक्षक भी है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि तकलीफ़ कितनी हो, ये कोरोना काल है, हम सब बहुत सारी आशंकाओं से घिरे हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर उस दौर में कोई मुस्कुराहट हमारे चेहरे पर उस तकलीफ़ को याद दिलाते हुए लेकर आता है तो वो कार्टूनिस्ट होता है। कि आप सुबह का अखबार उठाते हैं या हल्का होलो जो हरिओम तिवारी साहब का अपना एक YouTube चैनल है, उसके ज़रिए ये जहाँ बात करते हैं, तो इन तकलीफ़ों को लेकर हंसाना आसान नहीं है दीपक। बिल्कुल। कि कोरोना को लेकर आप सोचिए कि कोई कॉमेडी शो कपिल जी लेकर आए और उसका शीर्षक ही हो कोरोना पर हंस लो। ये हंसी संभव, मैं नहीं कहता इम्पॉसिबल है, लेकिन एक कार्टूनिस्ट, एक पत्रकार ये कर सकता है। बिल्कुल। क्योंकि वो सबसे पहले अपने ऊपर हंसता है, क्योंकि वो इस देश का नागरिक है, वो उन विसंगतियों को खुद करीब से देखता है एक नागरिक के नाते। हरिओम जी वो देखते हैं। हमने इत्तेफाकन एक प्रमुख अखबार में साथ काम भी किया है, जहां ये एक
बड़े अच्छे कक्ष में बैठते थे ऊपर, और ये हमेशा कहते थे कि मैं तो पायलट हूँ, क्योंकि हम लोग नीचे एडिटोरियल में बैठते थे और इनका कक्ष काफ़ी ऊपर था, तो इनको ईगल व्यू मिलता था वहाँ से। तो ये उसका भी, क्योंकि एक कार्टूनिस्ट हर चीज़ का मजाक में लेता है उसको, और उसको हमेशा ढूंढता रहता है उसकी पैनी दृष्टि। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है इनकी। और मिमिक्री बहुत अच्छी करते हैं, अभिनेता भी हैं ये, लेखक भी हैं, और एक सरकारी मुलाजिम भी हैं वो। लेकिन इतनी सारी चीज़ों को, एक गृहस्थ जीवन में है, एक बेटे के पिता हैं, इनकी वाइफ हैं जो वो भी वर्किंग हैं, वो एक महत्वपूर्ण पत्रकारिता संस्थान में पढ़ाती हैं माखनलाल में। तो इन सारी भूमिकाओं को संयोजित करते आगे बढ़ना बहुत आसान नहीं होता, लेकिन ये बताता है कि अगर आपके सपने हैं, आपकी उम्मीदें हैं, तो आप धीरे धीरे ऐसे बढ़ सकते हैं आगे, और बहुत ज़बरदस्त कल कहाँ होंगे हरिओम जी, कौन जानता। दीपक। बिल्कुल ठीक कहा आपने हरिओम जी। सबसे पहले आप ही की मैं एक प्रतिक्रिया इस पर ज़रूर लेना चाहूँगा, क्योंकि अनेक कला के आप धनी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एक कार्टूनिस्ट की भूमिका क्या होती है समाज में, देश में, शरद जी ने बखूबी उसका वर्णन करते हुए बताया है कि इस कठिनाई के दौर में भी आप कार्टून्स के ज़रिए, अपने वीडियोज़ के ज़रिए लोगों को मुस्कुराने का, गुदगुदाने का जो है एक मौका दे रहे हैं। कहाँ से आपकी रुचि डेवलप हुई बचपन के उस एरा में, हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपकी क्या उम्र रही होगी उस वक्त, और कहाँ से आपने अपने भीतर के उस कलाकार को टटोला, तलाशा और ये जाना कि मेरे भी अंदर वो कलाकार है, और आपने ये विधा की शुरुआत की। दरअसल मैं गांव में रहता था, 8वीं तक मेरी पढ़ाई गांव में हुई। मेरे गांव में एक चित्रकार हुआ करते थे, वो दीवारों पर चित्र बनाते थे, तो उनको मैं देखा करता था, मुझे लगता है मैं भी कुछ करूं, और अपने घर आकर मैं अपने घर की दीवारें ख़राब किया करता था। तो पिताजी की बहुत डांट खाई मैंने, पिताजी बड़े नाराज़ होते थे। और दरअसल मैं पढ़ाई में अच्छा था, टॉपर था अपने स्कूल डेज़ में। तो मुझे पहले उस समय लगता नहीं था कि मैं कार्टूनिस्ट बनूंगा, मुझे लगता कोई बड़ा आदमी बनना है, अधिकारी बनना है, कुछ उस तरह का, इस तरह के दिमाग में चीज़ें रहती थी। लेकिन चित्रों से मेरी वहाँ से शुरुआत हुई बनाना। और सेंस ऑफ ह्यूमर मुझे अपने फादर से मिला। मेरे पिताजी किसान हैं, अभी गांव में हैं। तो उनको मैं देखता था कि वो, उनको हंसाने की बड़ी कला थी उनके अंदर, बच्चों को हंसाते थे, कभी बिल्ली की आवाज़, कभी इस तरह की। और एक जो कमेंट करने की आदत उनकी, सीधी सपाट बात कहते थे वो, किसी से भी बुरा लगे भला, ये उस तरह की जो टेंडेंसी, वो मतलब मुझे लगता है कि कार्टूनिस्ट की एक जो बेसिक गुण होते हैं कार्टूनिस्ट के, वो मुझे अपने पिताजी से मिले। तो वहाँ से ऐसे धीरे धीरे शुरुआत हुई मेरी। फिर मैं ग्वालियर आया, मेरा एजुकेशन हुआ, तब कार्टून की समझ हुई, अखबारों के कार्टून्स मैंने देखे, तो मेरे अंदर समझ पैदा हुई। फिर कॉलेज में क्या होता था कि मैं, जैसे कोई प्रोफेसर क्लास चल रही है, बोर हो रहे हैं, तो मैं उनका कैरिकेचर बनाने का प्रयास करता था, और वो सारे कॉलेज में सर्कुलेट होता था पूरे अपने क्लास में। तो दोस्तों से बड़ा प्रोत्साहन मिलता था, उनको बड़ा मज़ा आता था। मुझे लगता था कि यार कोई बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि जो दूसरों को खुशी दे रही है। तो वहाँ से मेरे मन में थोड़ा सा विचार आया, मैंने कुछ करूँ। तो इस तरह से कार्टून बनाना सीखा मैंने। कैरिकेचर, कार्टून की जो बेसिक है, कैरिकेचर बनाना आपको आना चाहिए, तो वो एक शुरुआत हुई। फिर ग्वालियर में जी बिल्कुल। और दीपक जी, मैं ये भी अपडेट दे दूं कि बाघ के ऊपर, टाइगर के ऊपर इन्होंने एक बड़ी अच्छी सीरीज़ तैयार की है, जिसको आप एक ऑटोबायोग्राफिकल फॉर्म में कह सकते हैं। हरिओम जी ही बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा उसके बारे में। दरअसल देखिए, आप आजकल देख रहे हैं कि चारों तरफ शांति है, तो जंगल की तरफ, जंगल से जानवर निकल के रोड पर घूम रहे हैं, कई ऐसी खबरें आ रही हैं। तो इसी तरह भोपाल में भी लगातार खबरें आती थी कि टाइगर आज यहाँ आ गया, रिहायशी इलाकों में आ गया। तो मुझे लगता है कि ये जो रिहायशी इलाका है, ये उसी का था, पहले हमने ऑक्यूपाइड किया है। सही बात। तो वहाँ से मेरे मन में एक विचार कौन था कि कारण क्या है, बार बार क्यों बाहर आ रहा है। वो कहीं ना कहीं परेशान है, क्योंकि हम उसकी जगह घेर रहे हैं, हम उसकी जगह में घुस गए हैं जी। तो वहाँ से एक विचार आया। तो पहला मुझे कार्टून का जो आइडिया आया कि टाइगर लुकिंग फॉर ए हाउस, टू लेट का बोर्ड लगा हुआ है, टाइगर फैमिली घूम रही है, वो कह रहे हैं हमें 2 बेडरूम का किचन का एक जगह चाहिए रहने के लिए। तो वहाँ से एक पहला कार्टून मेरे को आया। जी जी। तो इस तरह से शुरुआत हुई और आते गए। और ये बहुत चर्चित सीरीज रही है देश में। टाइगर स्पीक नाम से किताब है, वो किताब है। और ये प्रदर्शनी वो देश के कुछ महत्वपूर्ण शहरों में लगा भी चुके हैं, और काफ़ी पॉलिटिशियन सहित बुद्धिजीवी तबका और आम लोगों ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया है। हरिओम जी, एक आर के लक्ष्मण साहब मुझे जब याद आते हैं, मतलब जिन्होंने एक पूरा युग जिया है कार्टूनिस्ट के तौर पर,
और जो उनका वो एक बुजुर्गवार शख्स जिनकी आंखों में चश्मा है, बाबूजी, और चेहरे पर सादगी है, सरलता है, और उसके बीच में वो उन विसंगतियों को व्यवस्था से जुड़ी हुई, समाज से जुड़ी हुई, सरकार से जुड़ी हुई, वो बड़ी सहजता से उजागर करते चलते हैं। एक कार्टूनिस्ट की सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है, उसकी सबसे बड़ी कठिनाई क्या होती है? हर दिन एक विषय ढूंढना, उस विषय को लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने तक ले जाना, किस तरह से आप देखते हैं कार्टूनिस्ट की ये जो जर्नी होती है उसको? देखिए, मुझे लगता है कि कार्टूनिस्ट जो एक व्यक्ति रहता है, उसका व्यक्तित्व वो बड़ा अंदर से बहुत बेचैन रहता है। समाज में जो विकृतियां हैं, जो घोटाले हैं, या जो गलत चीज़ें हो रही हैं, उनको लेके वो अंदर से बहुत दुखी रहता है। लेकिन ये दुख उसको एक एग्रेशन देती हैं अंदर से, तो वो एग्रेशन उसका कार्टून के माध्यम से निकलता है। और कार्टून एक ऐसी कला है जिसमें आपको हंसाना भी है और एक ऐसी बात कहना है जो कि एक आम आदमी कहना चाहता है। कार्टूनिस्ट आम आदमी की बात कहता है, आम आदमी क्या सोच रहा है उस बारे में, उस घटना के बारे में, या उस घोटाले के बारे में, या फिर उस समस्या के बारे में। तो कार्टूनिस्ट उन लोगों का एक प्रवक्ता बनता है जो लोग अपनी बात नहीं कह पाते। जैसे टाइगर का मैंने जो लिया, टाइगर स्पीक, जो टाइगर कार्टून्स बनाए, तो टाइगर बेचारा बोल नहीं सकता, अपनी बात कैसे कह सकता है? तो उस तरह के कार्टून्स मैंने बनाए जो लग रहा है कि टाइगर एक बैठक चल रही है सेफ टाइगर की, तो उसमें जाके वो पहुंच गया कि मैं असली बात मैं बता पाऊंगा। तो टाइगर मतलब कार्टूनिस्ट एक ऐसा रहता है कि वो उन लोगों की बात कहता है, एक प्रवक्ता है आम आदमी का प्रवक्ता है। और मुझे एक बार याद आता है कि बहुत इमिनेंट व्यक्ति ने ये कहा था कि आजकल जो टेलीविज़न शोज़ हैं वो हंसाते ज़रूर हैं, लेकिन वो व्यक्ति को स्तब्ध नहीं करते हैं, उसको सन्नाटे में नहीं लाते हैं, जो हरिशंकर परसाई करते थे, जो शरद जोशी करते थे। हम इन टेलीविज़न के हंसते मुस्कुराते कार्यक्रमों को देखकर भ्रष्टाचार को भी ये मान लेते कि बहुत आम है, ऐसा तो होता ही है, ये तो चलता ही है, हमें चुभता नहीं है। लेकिन एक कार्टूनिस्ट वही भूमिका निभाता है जो इन इमिनेंट व्यंग्यकारों ने निभाई है कि वो हमको हंसाता भी है और सर पकड़ने पर भी मजबूर करता है कि हे भगवान, क्या हालत होती जा रही है, समाज किस तरफ जा रहा है, किस तरफ चीज़ें बढ़ रही हैं। हरिओम जी, आपके व्यक्तित्व की एक बड़ी खासियत है कि आप अभिनय की तरफ भी मुड़े। हमने आपका अभी श्रमिक वाला मुजाहिरा देखा ही, और कई और क्लिपिंग्स हैं आपकी जो बहुत गुदगुदाने पर मजबूर करती हैं, लेकिन जो मुझे व्यक्तिगत तौर पर पसंद है और जो मेरे मित्रों को भी बहुत पसंद है, वो है आपका आप ही के शहर ग्वालियर से आने वाले, इस देश ही के नहीं बल्कि दुनिया के फ्रंट लाइनर्स पॉलिटिशियन में शामिल अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो भाषण देने का एक तरीका था विशिष्ट, उनकी आंखें, उनका चेहरा, उनकी भाव भंगिमा, बिल्कुल आप बिल्कुल लीजिए। और इसके बीच में जिस तरह से वो अपनी बात कहते थे पॉजेस के साथ, बॉलीवुड में दिलीप कुमार इसके लिए पहचाने जाते थे, और राजनीति में ये परंपरा आज भी उनको बहुत सारे पॉलिटिशियन फॉलो करते हैं। अटल जी के बारे में जो आपका एक अंदाज था, जो आपने लॉकडाउन को लेकर आपका वो यूट्यूब का वीडियो भी काफ़ी चर्चित रहा था, मैं चाहूँगा कि ज़रूर हमारे दर्शकों को आप ले जाएं। हम एक बार फिर उनको प्रणाम करते हैं अटल जी को, उनको बहुत भावांजलि, और बहुत मन से हम उनको याद करते हुए आपको, दर्शकों को, व्यूअर्स को, दीपक जी आपके साथ में ले जाता हूं अटल जी की स्मृतियों की तरफ वाया हरिओम तिवारी जी। अटल जी की थोड़ा सा मेरे भी पसंदीदा नेता रहे हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था उनका भाषण। तो एक थोड़ा सा अंदाज उनका जी, अगर इस वक्त वो होते तो किस तरह से चीज़ों के बारे में बोल रहे थे। नमस्कार, इस वक्त पूरे देश में विपत्ति आई हुई है, हमें कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है, लड़ना, हाथ धोते रहना है, शारीरिक दूरियां बना के रखना है, लेकिन दिलों की दूरियां कम नहीं करना है, बढ़ाना है। एक अवसर मिला है आप लोगों को एक साथ रहने का, परिवार के साथ रहने का, उसका लाभ लेना चाहिए। एकांतवास मिला है, अपने शरीर में, अपने भीतर झांकना चाहिए कि हम क्या कर सकते और क्या नहीं कर पाए। ये मौका मिला है। देश में मजदूर परेशान हो रहे हैं,
वो परेशान हो रहा है जिसने निर्माण किया है देश का। सरकारें प्रयास कर रही हैं लेकिन उतना नहीं हो पा रहा जितना होना चाहिए। क्या बात, वाह। लेकिन चिंता की बात नहीं है, धीरे धीरे सब ठीक होगा। नमस्कार। वाह वाह, तो बिल्कुल ये लगा ही नहीं, सेम वही तरीका, पॉज लेने का अंदाज, हाथ घुमाने का अंदाज, और जिस जादुई ढंग से उनकी आंखें मिचमिचाती थीं और हमें भी एक स्वप्न लोक की तरफ ले जाती थी, एक कल्पना लोक की तरफ ले जाती थी। निश्चित तौर पर ये एक कनेक्शन तो आपका रहा है। इसी के साथ अभिनय की तरफ जो आपकी यात्रा शुरू हुई, इसके बीज भी क्या आपके बचपन से ही पड़ गए थे, या एक कार्टूनिस्ट और एक जर्नलिस्ट के तौर पर आप आगे तो बढ़ते रहे, एक लेखक के तौर पर भी आगे बढ़ते रहे, क्योंकि जो भी सटायर आप क्रिएट करते हैं मुझे लगता है सारा आप ही लिखते हैं उसको मोस्टली। तो किस तरह से आप देखते हैं कि अभिनय की तरफ जाने का रुझान कैसे हुआ? दरअसल अभिनय में बचपन से रुचि तो थी मेरी। जैसे रामलीला हुआ करती थी गांव में, नौटंकियाँ चलती थी उस वक्त, तो मुझे लगता था मैं भी कुछ करूं। लेकिन उस वक्त जो स्टेज फियर बहुत ज़्यादा था मेरे अंदर, कभी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि मैं जाके कुछ करूं। ऐसे ही कॉलेज में या स्कूल में वहाँ भी डरता रहा। लेकिन मैं जर्नलिज्म से जब जुड़ा तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया अंदर से, और एक जो स्टेज फियर है, बोलने की कला है, वो थोड़ा आई। एक्टिंग में रुझान तो था, बचपन से ही करना चाहता था। देवानंद को मैं बहुत फॉलो करता था, बहुत कॉलेज टाइम में, बड़ा अच्छा लगता था मुझे। तो उस तरह से चीज़ें थी। लेकिन क्या होता है कि दो कलाओं को एक साथ लेकर चलना बहुत मुश्किल होता है और बहुत साधना मुश्किल होता है। कार्टूनिंग में मुझे 30 साल लगभग हुए हैं। फिर मैंने सोचा कि जो अपनी हॉबीज हैं उनको ज़रूर जीवन में अपना पूरा करना चाहिए। तो मुझे लगा कि अब वक्त आया है। शुरू में फाइनेंशियल चीज़ें थी जिनकी वजह से आपको नौकरी भी करना पड़ी। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, जो परिवार की स्थितियाँ रहती हैं, जिसके कारण आप नहीं जा सकते आगे। और अभिनय एक ऐसा क्षेत्र है, अनिश्चितताओं का बहुत इसमें संभावना रहती है। तो फिर मैंने अब थोड़ा चीज़ें स्थायित्व की तरफ बढ़ रही हैं, तो मुझे लगा कि अब मुझे अपनी हॉबी पूरी करना चाहिए। तो मैं अभी काफ़ी 2011 से मैंने वो शुरुआत की फिल्मों की, थिएटर भी किया। 2011 में मुझे चांस मिला सिंह साहब द ग्रेट एक फिल्म में। दरअसल उसमें मेरे कार्टून्स यूज़ किए उन्होंने सेट में जी। और उस वक्त मुझे जॉनी लीवर, संजय मिश्रा जैसे बड़े बड़े कलाकारों के साथ 1 महीने साथ रहने का मौका मिला। पहले तो उन लोगों ने ज़्यादा लिफ्ट नहीं दी लेकिन जैसे ही पता लगा कार्टूनिस्ट हूँ तो थोड़ा सा सीरियसली लिया। फिर धीरे धीरे इतनी दोस्ती हो गई मेरी जॉनी साहब से, तो वो मुझे अकेला बुला लिया करते थे जानुमा होटल में, आ जाओ भाई तिवारी, और डिनर करते हैं। तो वो बड़े मुझे जोक्स वगैरह अपने अपने वो आइटम सुनाते थे। तो वहाँ से मतलब उस फिल्म में मुझे भी एक चांस मिल गया। प्रेजेंस थी मेरी, कोई डायलॉग्स वगैरह उस तरह से नहीं था जी। तो वो एक शुरुआत हुई, लेकिन 1 महीने मैंने शूट किया तो एक्सपीरियंस काफ़ी मिला मुझे। ऐसे धीरे धीरे फिल्में और भी की मैंने, बहुत सारी फिल्में जी। कुछ पाइट पाइपर एक थी टेलीफिल्म, उसमें काम किया, बहुत सारे और किया। अभी लेटेस्ट में इंडियन 2 जो कमल हसन की फिल्म है, अरे वाह, और बड़े डायरेक्टर हैं शंकर साहब, तो उसमें एक IPS का काम मतलब रोल है मेरा जी। और अभी उसके बाद शूटिंग भी भोपाल में हो रही है? शूटिंग भोपाल हुई थी और बाकी कुछ राजस्थान हुई थी। और उसके बाद अभी एक लेटेस्ट रिसेंटली मैंने किया दुर्गावती, उसमें भूमि पेडनेकर, असद बारसी लीड रोल में फिल्म ये भी हाँ, वो साउथ का रीमेक है फिल्म का, तो उसमें भी काफ़ी ठीक ठाक रोल है मेरा। और बाकी वेब सीरीज की है, रंगबाज, फिर से पंचायत में एक छोटा सा सीन था मेरा। तो इस तरह से अभिनय यात्रा चल रही है, मौका मिल रहा है जहाँ करता हूँ, अपने आनंद के लिए कर रहा हूँ। एक कार्टूनिस्ट या एक कैरिकेचर के सृजनकर्ता के तौर पर आपका पसंदीदा कैरेक्टर क्या है? और इसी तरह फिर यूट्यूब पर जो आप एक मीडिया एंकर की भूमिका अदा करते हैं, जो आमतौर पर हम लोग अदा करते हैं जी जी, और हमने अक्सर देखा है कि आप एंकरों की जम के बखिया उधेड़ते हैं। ये खैर ये आपका विशेषाधिकार है कि आप उनकी जमकर बखिया उधेड़ें। और एक चमन बग्गा जैसा एक किरदार आपने गढ़ा है इसमें, जिनकी टाई तिरछी रहती है और यहाँ फंसी रहती है जी जी जी। तो दोनों में ही मैं चाहूँगा कि बतौर कार्टूनिस्ट आपका पसंदीदा किरदार कौन सा है, और जो आपका ये क्रिएशन है यूट्यूब का, वहाँ आपका पसंदीदा किरदार कौन है? दरअसल कार्टूनिंग में ऐसा नहीं कह सकते आपकी पसंदीदा एक हो एक दौर रहता है।
एक ज़माने में नरसिम्हा राव, उनके कान और होंठ आप बना दीजिए तो लगता था कि नरसिम्हा राव बन गए, उनका कैरिकेचर बन गया। तो इस तरह से समय के हिसाब से चीज़ें बदलती रहती हैं। बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जो जिनका एक अलग तरह का एक पहनना ओढ़ना, उनका चेहरा, नाक नक्श रहते थे। कार्टूनिस्ट हमेशा, जैसे मैं कार्टून बनाता हूँ तो नाक से शुरुआत करता हूँ क्योंकि नाक से आदमी की इज्जत जुड़ी रहती है, प्रतिष्ठा जुड़ी रहती है। तो हम लोग क्या है, नाक पर प्रहार करते हैं। दरअसल हम करते क्या है, कैरिकेचर जो रहता है एक विकृत रूप है किसी चीज़ का, आदमी का। तो दरअसल कैरिकेचर हम लोगों की शक्लें नहीं बिगाड़ते, पॉलिटिशियन ऐसे काम करते हैं जिससे हमें उनका असली चेहरा दिखाना पड़ता है। तो दैट इज कॉल्ड कैरिकेचर। बिल्कुल ठीक बात है ये। और जी, जब जहाँ तक एंकर का सवाल है, एक्टिंग का जो हल्का वलोवेला चैनल है यूट्यूब पर, उसमें एक एंकर मैंने वो एंकर भी देखे हैं उस ज़माने में, एक शालीनता के साथ दूरदर्शन पर जो हुआ करते थे, और आज के जो एंकर हैं तो वो एक मेरे को अलग व्यक्तित्व नज़र आता है। तो वो मैंने एक थोड़ा सा कॉमिक कैरेक्टर मैंने डेवलप मैं किया बहुत है। डरा हुआ था। अच्छा हुआ आपने व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग किया कि दोनों के व्यक्तित्व में बड़ा अंतर है। चलिए, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ इस बातचीत के लिए और सीधे रुख करता हूँ। बहुत आपको शुभकामनाएं हरिओम जी, आपकी भावी यात्रा के लिए भी, जो एक हरफन मौला जी, किरदार के तौर पर आगे बढ़ रही है। कार्टूनिस्ट, लेखक, सटायरिस्ट, एक्टर, यूट्यूबर, तमाम आपकी पर्सनैलिटी में ये जो रंग हैं ये और निखर कर सामने आए। दीपक जी, चलिए, तो ये थे हमारे साथ कार्टूनिस्ट, एक्टर, पत्रकार और मल्टी टैलेंटेड हरिओम तिवारी जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हरिओम जी, और शरद जी नमस्कार, आपका भी नमस्कार। शुक्रिया। थैंक यू।